हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एई एंड जेई प्रेप पे फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी जेई 2024 प्रीलिम्स प्रेप सीरीज का सेशन 5 लेके आए हैं और सब्जेक्ट है हमारा आरसीसी। सो आपके स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? स्प्लाइसिंग ऑफ बार्स इन आरसीसी बीम। स्प्लाइसिंग ऑफ बार्स इन आरसीसी बीम कैन बी डन एट ए सेक्शन। अब इस चीज का समझिएगा मेरी बात को गौर से। अगर हम स्प्लाइसिंग ऑफ बार्स बोलते हैं तो जहां हमें मान लीजिए फर्स्ट स्टोरी से सेकंड स्टोरी जा रहे हैं, तो अब बार्स का लेंथ क्या करना है, बढ़ाना है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? स्प्लाइसिंग करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं हम लोग? स्प्लाइसिंग करते हैं। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। सो स्प्लाइसिंग बेसिकली कहाँ कहाँ होता है, तो इस चीज का समझिएगा ध्यान से। स्प्लाइसिंग जो होता है हमारा वो कहाँ कहाँ होता है। तो अगर मैं स्प्लाइसिंग की बात करता हूं, तो अगर आपका लेंथ जो है हमारा बीम का या कॉलम का बहुत बड़ा है, ज्यादा है, लेंथ ऑफ बीम और कॉलम इज वेरी हाई। अगर आपका लेंथ जो है कॉलम का और बीम का बहुत ज़्यादा है तो वहाँ स्प्लाइसिंग करेंगे। और जब भी स्प्लाइसिंग जहाँ कर रहे हैं, इंश्योर डैट कि जो बेंडिंग मोमेंट है हमारा, वो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो है उसके हाफ से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और साथ साथ अगर आप कॉलम के बीच स्प्लाइसिंग कर रहे हैं तो इंश्योर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, तो इंश्योर दैट कि जो आप स्प्लाइसिंग जो आप करेंगे वो h/3 और h/3 क्या हमारा h/3। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका h/3 और h/3 के विद इन स्प्लाइसिंग होना चाहिए। इस जोन में आपको स्प्लाइसिंग नहीं करना है। नो स्प्लाइसिंग इन दिस जोन। नो स्प्लाइसिंग इन दिस जोन। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नो स्प्लाइसिंग इन दिस जोन। अगर आंसर क्या आएगा? बी। अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या बोल रहा है बेटा? A simply supported beam has an effective span of 16 meter. Has an effective span of 16 meter. What shall be the limiting ratio of span to effective depth as per IS code 456/2000? अब इस चीज को समझिएगा कि अगर मैं IS कोड 456/2000 की बात करता हूं, तो 7 कैंटिलीवर, 20 सिंपली सपोर्टेड और 26 कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए जो हमारा है, डेट्स अप टू ओनली स्पैन ऑफ 10 मीटर। बट इफेक्टिव स्पैन क्या है? 10 से ज्यादा है। तो हम लोग क्या वो करते हैं, 10 अपॉन स्पैन का जो वैल्यू आएगा उसको करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो हमारा 10 के लिए रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ सिंपली सपोर्टेड है तो 10 के लिए क्या होता है? 20। तो हम 20 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 10 अपॉन स्पैन की बात करते हैं इंटू 10, तो ये क्या आ जाएगा? 12.5। क्या आ जाएगा बेटा? 12.5। तो आंसर क्या आ गया हमारा? बी। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम रिइंफोर्समेंट। क्या बोल रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम रिइंफोर्समेंट recommended for reinforced concrete using mild steel in slabs and columns। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो सबसे पहले यहाँ मिनिमम रिइंफोर्समेंट समझिए क्यों करते हैं। तो बेसिकली अगर हम आरसीसी स्लैब की बात करते हैं, तो आरसीसी स्लैब में आपका जो मिनिमम रिइंफोर्समेंट होता है, मिनिमम रिइंफोर्समेंट वो कितना होता है? 0.15% ऑफ एरिया ऑफ स्लैब। 0.15% ऑफ एरिया ऑफ स्लैब। और अगर मैं बात करता हूं कॉलम का, तो 0.8% ऑफ एरिया ऑफ कॉलम।
तो आंसर क्या हो जाएगा 0.15 और 0.80। तो आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया हमारा डी। सो जनरली हम लोग क्यों करते हैं हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट। सो मिनिमम रेनफोर्समेंट हम लोग करते हैं क्यों, क्योंकि वो इम्प्रूव करता है बिहेवियर को टुवार्ड्स क्रैकिंग। क्या करता है वो ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है बिहेवियर को टुवार्ड्स क्रैकिंग, इंप्रूव करता है बिहेवियर को टुवार्ड्स क्रैकिंग, और साथ साथ डक्टिलिटी को भी इंप्रूव करता है ताकि आपका इंपेंडिंग फेल्योर से हमें प्रिवेंट कर सके। ये अब बेसिकली क्रैकिंग की बात करते हैं तो क्रैकिंग किसके कारण होगा, टेम्परेचर के कारण होगा क्रैकिंग, श्रिंकेज के कारण क्रैकिंग होगा हमारा, और साथ साथ क्रीप के कारण क्रैकिंग होगा हमारा। सो बेसिकली इट इंप्रूव्स बिहेवियर टुवर्ड्स क्रैकिंग एंड डक्टिलिटी एट फेल्योर। आपका क्रैकिंग हमारा टेम्परेचर, श्रिंकेज और क्रीप के कारण हो रहा है, और ये साथ साथ क्या करता है, रप्चर ऑफ कंक्रीट को भी अवॉइड करता है। रप्चर ऑफ कंक्रीट को भी क्या कर रहा है, ये अवॉइड कर रहा है। रप्चर ऑफ कंक्रीट को भी क्या कर रहा है, ये हमारा अवॉइड कर रहा है। ऑब्वियसली सी बात है कि जब रप्चर ऑफ कंक्रीट को भी अवॉइड करेगा, कंट्रोल करेगा क्रैक के प्रोपगेशन को, या क्रैक के विड्थ को भी कंट्रोल करेगा हमारा, तो ये सब क्या हमारा मिनिमम रिइंफोर्समेंट देने का क्या हमारा बेनिफिट है हमारा, कितना देना ही देना मिनिमम रिइंफोर्समेंट। तो आपको पता है कि क्रैकिंग को ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा क्रैकिंग को क्या करेगा हमारा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मिनिमम इंडिविजुअल क्रैक विड्थ को भी क्या करता है हमारा, कंट्रोल करता है। मिनिमम क्रैक विड्थ सॉरी मिनिमाइज करता है किसको, इंडिविजुअल क्रैक विड्थ को भी क्या करता है, ये मिनिमाइज करता है हमारा। क्लियर है ना। और आपको पता है कि ए एस टी अपॉन बी डी, ए एस टी अपॉन बी डी क्या होता है 0.85 अपॉन एफ वाई। सो इल्ड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है हमारा। तो 0.3% होता है किसके लिए, Fe 250 के लिए होता है 0.34% AST मिनिमम। ठीक है ना, इस फॉर्मूला से AST मिनिमम मतलब AST मिनिमम इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट इज AST अपॉन BD इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टोटल एरिया ऑफ द कंक्रीट। और 0.205% किसके लिए होता है, 415 के लिए होता है हमारा, और 500 के लिए क्या होता है 0.17% होता है। तो ये चीज आपको क्या करना होगा, ये चीज भी पूछ सकता है हमारा, ठीक है ना, ये चीज आपको पूछ सकता है हमारा 500 के लिए। तो ये सब डाटा क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना क्लियर है, होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द मेन रिइंफोर्समेंट, क्या बोल रहा है बेटा, द मेन रिइंफोर्समेंट of a RC slab consist of 10 mm bars, क्लियर है ना। 10 mm बार्स की बात करते हैं और 100 mm स्पेसिंग, तो अगर उसको रिप्लेस करना है 10 mm बार से 12 mm बार्स तक, तो स्पेसिंग ऑफ 12 mm बार्स क्या होना चाहिए, स्पेसिंग ऑफ 12 mm बार्स क्या होना चाहिए। तो आपका स्पेसिंग 10 mm बार्स पे कितना है 100 mm, 12 mm बार्स पे क्या होगा तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट पर यूनिट विड्थ ऑफ स्लैब, एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट पर यूनिट विड्थ ऑफ स्लैब की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा हमारा, ये एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट पर यूनिट विड्थ क्या होगा, π/4 इंटू फाई स्क्वायर इंटू पर यूनिट विड्थ ऑफ है हमारा 1000 हो गया हमारा, ठीक है ना, अपॉन ये क्या लिखेंगे स्पेसिंग, अपॉन स्पेसिंग, क्लियर है ना। ऑब्वियसली से बात, इसका ड्राइवेशन हम बताए भी है आपको क्लास ऑनलाइन क्लास में कि हम कैसे करते हैं इसको, फार्मूला कैसे होता है हमारा। टोटल एरिया हमारा क्या है, हमारा ए है, और आपका स्पेसिंग क्या है 1 मीटर में हमारा एस है मान लीजिए। तो ऑब्वियसली से बात है कि आपका स्पेसिंग 1 मीटर में एस है, तो मतलब 1 मीटर में हमारा क्या स्पेसिंग एस है, तो इसका मतलब 1 यूनिट स्पेसिंग के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा हमारा लेंथ, या लेंथ कितना बोल देंगे हम लोग 1000 अपॉन स्पेसिंग बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम बताए भी हैं आपको, क्लियर है ना। और आपका या नंबर ऑफ बार्स हम बोल सकते हैं 1000 अपॉन स्पेसिंग, नंबर्स ऑफ बार्स क्या हो गया 1000 अपॉन स्पेसिंग, क्लियर है ना। और नंबर ऑफ बार्स क्या आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ बार्स अपॉन एरिया ऑफ ईच बार। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एरिया ऑफ बार्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ ईच बार्स। तो एरिया टोटल एरिया को आप एरिया ऑफ ईच बार से डिवाइड कीजिएगा तो क्या देगा, नंबर ऑफ बार्स देगा। और ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या 1000 अपॉन स्पेसिंग, मतलब ये मान लीजिए 1000 mm है। तो ऑब्वियसली से बात है कि अगर 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4, 5,
अगर इसके बीच का स्पेसिंग हमारा s है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1000 अपॉन स्पेसिंग क्या हो गया, नंबर ऑफ बार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है बात है, हम क्या बोलेंगे, a1 इज इक्वल टू a2 है हमारा। अगर हम बोलते हैं कि a1 इज इक्वल टू a2 है तो हम मतलब क्या हुआ, क्या बोल रहा है, मेन रिइंफोर्समेंट replace then the spacing of bars. Main reinforcement of a RCC slab consists of 10 mm bars and 100 mm. You desire to replace by desired to replace. That means when you are replacing, ensure that area is constant. तो ये क्या हो जाएगा, phi 1 square into s1000 upon s1 is equal to phi 2 square into 1000 upon s2. क्लियर है ना। सो आपका S2 जो आ गया हमारा बेटा, वो क्या आ गया, S2 जो आया हमारा वो क्या आ गया S2 आ गया हमारा, क्या S2 आ गया हमारा 12 स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा हमारा 10 स्क्वायर इंटू 100 आ जाएगा हमारा। तो ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 144 mm आ जाएगा। 12 स्क्वायर आ गया हमारा, 12 स्क्वायर हम कर दिए और 10 स्क्वायर तो क्या आ गया, 144 mm आ गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 144 mm। सो अगर हम बात करते हैं, अब देखिए अभी हमारे क्लासरूम स्टूडेंट का जीपीएससी में ऑल इंडिया रैंक आया है 7, यस पटेल, ही हैज बीन सिलेक्टेड एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो जीपीएससी में डायरेक्ट एंट्री होती है, ओपन टू ऑल कैंडिडेट्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 6600 ग्रेड पे। तो ही हैज सिक्योर्ड 6th-7th रैंक। इफ यू वांट टू बी ए वन ऑफ आवर अचीवर, इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम, अगर आप चाहते हैं अपने ड्रीम को फुलफिल करना, जेई और एई बनना, तो आज ही कनेक्ट करें आप व्हाट्सएप नंबर पे 8294391673 पे। टीम आपसे कनेक्ट करेगी और हम लोग बहुत अफोर्डेबल फीस में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास करा रहे हैं, जिसमें आपको ई बुक मटेरियल मिलेगा, आप वीडियोज को दोबारा भी देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, ओके। अब बात करते हैं बेटा मिनिमम क्लियर कवर, minimum clear cover to the steel bars in slab, beam column and footing respectively। अब इस चीज को समझिएगा कि अगर मिनिमम क्लियर कवर जो है हमारा, ऑब्वियसली सी बात है, पहले समझते हैं मिनिमम क्लियर कवर क्या होता है। अगर हम बात करते हैं बेटा ये, तो ये जो आपका है हमारा, ये यहाँ ठीक है ना, ये दिख रहा है। तो आपका रिइंफोर्समेंट के बॉटम एंड से आपका इस ये लेवल तक, इसको क्या बोलेंगे, अफेक्टिव कवर। और यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ तक क्या बोलेंगे, क्लियर कवर। क्या बोलेंगे बेटा, क्लियर कवर। उससे करस्पॉन्डिंग इफेक्टिव डेप्थ और नॉमिनल डेप्थ आता है हमारा। और ये जो जहाँ से मेजर किए हैं हम लोग आपका स्मॉल डी, ये वैल्यू, ये वाला, ये लाइन मेजर किया ना, दिस इज व्हाट, सीजी ऑफ दिस रिइंफोर्समेंट, सीजी ऑफ दिस रिइंफोर्समेंट। अगर हम बात करते हैं बेटा, अगर हम बात करते हैं कि मिनिमम क्लियर कवर की बात करते हैं, तो क्लॉज 626.4.2 ये बोलता है, क्या बोलता है कि जो क्लियर कवर है हमारा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। बेसिकली कोरोजन को रोकने के लिए हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो वो किस पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। किस पे, इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं, माइल्ड का, किसका बात करते हैं, माइल्ड का बात करते हैं, मॉडरेट का बात करते हैं, सिवियर का बात करते हैं, वेरी सिवियर का बात करते हैं और एक्सट्रीम का बात करते हैं। तो आपके 5 कंडीशन है। तो अगर मैं 5 कंडीशन पे बात करता हूं, तो मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो है हमारा, मिनिमम रिइंफोर्समेंट वो कितना है माइल्ड का, वो हमारा 20 mm है, ठीक है ना। ये 30 है हमारा। सिवियर का याद रखिएगा 40 नहीं होगा, 45 है, ठीक है ना। ये 50 है हमारा और ये 75 है हमारा, ठीक है ना। बेसिकली नॉमिनल कवर जो होता है हमारा, दिस इज द नॉमिनल कवर टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। दिस इज द नॉमिनल कवर टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। क्लियर है ना, ये चीज आपको याद रखना होगा। बेसिकली जो डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट होता है, उस हम लोग टू ऑल स्टील डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट, अगर मैं बात करता हूं
अगर मैं बात करता हूँ डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट टू ऑल रिइंफोर्समेंट, उसमें लिंक इंक्लूड करके अगर हम बात करते हैं तो हम लोग नॉमिनल कवर को ही इंक्लूड कर नॉमिनल कवर को ही यूज करते हैं डिजाइन में। इवन ड्राइंग्स में भी आपका नॉमिनल कवर ही इंक्लूड होता है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो नॉमिनल कवर आप कहीं भी यूज कर रहे हैं ये कभी भी डाया ऑफ बार से कम नहीं होना चाहिए, डाया ऑफ बार से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस बात का। क्लियर है? अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। अगर आपका मेन रिइंफोर्समेंट 12 mm डाया तक है, अगर आपका मेन रिइंफोर्समेंट 12 mm डाया तक है, मेन रिइंफोर्समेंट कितना 12 mm डाया तक है, ठीक है ना? और माइल्ड एक्सपोजर है, क्या है बेटा हमारा? माइल्ड एक्सपोजर है, तो आपका नॉमिनल कवर जो होता है वो घट जाता है। क्या होता है? नॉमिनल कवर हमारा वो कम हो जाता है, नॉमिनल कवर। क्लियर है ना? और ध्यान रखिएगा एक्चुअल कवर की बात करते हैं, जो भी हमारा डाटा होता है उस डाटा से +10 mm आप बढ़ा सकते हैं, 0 mm घटा सकते हैं। ठीक है ना? इससे ज्यादा डेविएट नहीं होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड। इससे ज्यादा डेविएट नहीं होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड। क्लियर है? आईएस कोड का डाटा है। और अगर सिवियर और वेरी सिवियर है, क्या है बेटा? अगर आपका क्या है मेरा? अगर आपका सिवियर है और वेरी सिवियर है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा 5 mm का रिडक्शन आप कर सकते हैं। वो भी कब? आप जब आपका M35 से ज्यादा हो कंक्रीट, ठीक है ना? तो उस कंडीशन में हम कम यूज कर सकते हैं, 5 mm का रिडक्शन कर सकते हैं। और अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्सिंग बार है कॉलम में, क्या है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्सिंग बार है कॉलम में, तो कंक्रीट कवर कभी भी 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्सिंग बार है कॉलम में और कंक्रीट कवर जो है वो 40 mm से कम नहीं होना चाहिए, और साथ साथ बार के डाया से भी कम नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉलम्स का मिनिमम डायमेंशन 20 सेंटीमीटर से कम रख रहे हैं, कॉलम का मिनिमम डायमेंशन 20 सेंटीमीटर या 200 mm से क्या कर रहे हैं? कम रख रहे हैं, या रिइंफोर्समेंट 12 mm से क्या रख रहे हैं? कम रख रहे हैं, मतलब रिइंफोर्समेंट 12 mm से ज्यादा नहीं है, उस केस में नॉमिनल कवर आप 25 mm से दे सकते हैं। उस केस में नॉमिनल कवर आप 25 mm दे सकते हैं। दैट मीन्स जो आपका क्या था हमारा, जो कवर हमारा 12 mm से कम नॉमिनल इन्फोर्समेंट और मिनिमम डायमेंशन 200 mm से कम, उस केस में आपका घट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25 mm। इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, याद रखिएगा, 15 25 40 75। 15 25 40 75, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये डाटा आपको याद होना चाहिए, बहुत AEJE एग्जाम में पूछता है ये चीज। क्लियर है ना? अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। और टी बीम क्या बोल रहा है बेटा यहाँ? अब यहाँ बोल रहा है कि टी बीम की बात करते हैं तो टी बीम ऑफ सेक्शन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या बोल रहा है? फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। थिकनेस ऑफ स्लैब दिया हुआ है, विड्थ ऑफ रीप दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ बीम दिया हुआ है, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बीम दिया हुआ है, इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या? अफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। आपको जैसा पता है कि जब हम लोग टी बीम की बात करते हैं तो टी बीम में जैसे जैसे हम जाएंगे एच, डेट मीन्स हम क्या बोलेंगे? हम लोग ये बोलेंगे कि जैसे जैसे हम एच के टुवर्ड्स जाते हैं तो हमारा स्ट्रेस क्या होता है? हमारा घटता है। स्ट्रेस क्या होता है? हमारा घटता है। या हम वेब से अवे जाएंगे तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेस क्या होगा हमारा? क्या होगा हमारा? घटेगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेस।
तो हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्सियस विड्थ ऑफ फ्लैंज लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? फिक्सियस विड्थ ऑफ फ्लैंज, जिसमें रिड्यूस विड्थ लेंगे, जिसमें ये मानते हैं कि आपका ये जो रिड्यूस विड्थ है येलो कलर वाला, इसमें जो कंप्रेसिव फोर्स है और जो एक्चुअल एक्चुअल स्ट्रेस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग जो कंप्रेसिव फोर्स है, दोनों क्या है हमारा? इक्वल है। दोनों क्या है बेटा हमारा? इक्वल है। तो आईएस कोड ने क्या किया है कि आपको एक फॉर्मूला डिफाइन किया है आइसोलेटेड टी बीम, सॉरी यहाँ आइसोलेटेड के बारे में बारे में कुछ बताया नहीं हुआ है, तो दोनों केस चेक कर लेंगे। तो बी एफ जो होता है हमारा इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज, ये आपको हर जगह पूछता है, एल नॉट अपॉन 6 प्लस बी डब्ल्यू प्लस 6 डी एफ, डेप्थ ऑफ फ्लैंज। क्लियर है बेटा? सो उस केस में एल नॉट जो होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट क्या हो गया? पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सियोर। क्या हो गया बेटा? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट्स क्या हो गया? पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सियोर। सो ऑब्वियसली सी बात है, ये क्या हो गया? 3.6 अपॉन 6। क्लियर है? मीटर में है तो 1000 लिख देंगे। और बी डब्ल्यू विड्थ ऑफ वेव हो गया हमारा, विड्थ ऑफ वेव हमारा विड्थ ऑफ वेव हमारा कितना है? 300 है, तो यहां लिख दिए क्या? 300। और डेप्थ ऑफ फ्लैंज या थिकनेस ऑफ स्लैब एक ही चीज है, तो वो कितना हो गया? 100। सो 6 इंटू 100 हो गया हमारा। सो ये जो आया हमारा, ये कितना आ गया? ये आ गया 1500 mm। लेकिन आपकी गाड़ी यहीं नहीं रुकनी चाहिए, थोड़ा हम चेक भी कर लेंगे आइसोलेटेड के लिए भी, क्योंकि इस बारे में कोई जिक्र नहीं है हमारा। क्लियर है ना? तो इस चीज में ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो चेक कर लिया कीजिएगा। सो चेक करेंगे तो क्या बोलेगा? जो बी एफ क्या बोलेगा बेटा? बी एफ, अगर हम बात करते हैं बी एफ का, तो ये आपका बी डब्ल्यू विड्थ ऑफ वेब प्लस एल वन प्लस एल टू बाई टू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एल वन एल टू क्या है? क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बीम्स, और ऑलरेडी यहाँ दिया भी हुआ है, मतलब बोल रहा है आपको चेक करने के लिए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बीम बोल रहा है चेक करने के लिए। तो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बीम है हमारा, तो ये कितना हो गया? 300। और L1 प्लस L2 हमारा क्या हो गया? क्या हो जाएगा हमारा? L1 प्लस L2। सो L1 जो आपका L1 प्लस L2 है, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बीम है हमारा, वो कितना दिया हुआ है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बेटा? 3 मीटर। सेंटर टू सेंटर टू सेंटर कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से कि आपका अब आपको क्या करना है? चेक करना है। अब क्या करना है आपको? चेक करना है। सो अब हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ अब हम वैल्यू पुट करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम। अब देखिए कैसे पुट करते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने एई और जेई एग्जाम में एक्सेल करना और सिलेक्शन पाना, तो आज ही ज्वाइन करें वाइज प्रेप का एई एंड जेई वर्टिकल। हमारा वन ऑफ द रिसेंट अचीवर है मिस्टर सत्यम श्याम वाघमरे। ये पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में जूनियर इंजीनियर के तौर पे इनका सिलेक्शन हुआ है। वैसे ही हमारे हमारे यहाँ हर साल many students they are selected as junior engineer and assistant engineer. So if you want to be one of them, so join today and enroll yourself in either offline or online programs. ऑफलाइन सेंटर है हमारा कालू सराय नियर हौज खास गेट नंबर 4 मेट्रो, और बिल्डिंग नंबर 59A/2। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? if a two-way slab is found to be unsafe in shear, अनसेफ है shear में, तो आप प्रेफर्ड रेमेडी क्या होगा आपका? ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर मैं टू वे स्लैब की बात करता हूं, तो आपका टू वे स्लैब में जनरली क्या होता है हमारा? आपको पता है कि जनरली अगर टू वे स्लैब फेलिंग शेयर है, तो हम क्या करेंगे? स्लैब में क्या करेंगे? थिकनेस बढ़ा देंगे।
तो आपको पता है टाउ वी जो होता है हमारा वो क्या होता है, वी अपॉन बी इंटू डी। बी हम 1000 मीटर 1000 mm ले लेते हैं इंटू डी। और अगर ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 टाउ सी मैक्स से ज़्यादा है तो इसका मतलब खतरे की घंटी है। सॉलिड स्लैब के लिए शियर में वो सॉलिड स्लैब फेल कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, थिकनेस को बढ़ा देंगे। थिकनेस को क्या करेंगे हम लोग बेटा, थिकनेस को बढ़ा देंगे। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारा, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब। यहाँ बात करते हैं फ्लैट स्लैब का। तो फ्लैट स्लैब सॉलिड स्लैब से भी जेई पे क्वेश्चन आता है इसलिए हमने दिया है। जनरली फ्लैट स्लैब के लिए क्रिटिकल सेक्शन फॉर जो शियर होता है वो कॉलम के पेरिफेरी से d/2 पे होता है। कितने पे d/2 पे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कितने पे होता है d/2 पे होता है। क्लियर है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्लैब, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्लैब। अगर आपका कॉलम लोकेटेड है स्लैब के फ्री एज पे, अगर आपका कॉलम लोकेटेड है स्लैब के फ्री एज पे, ध्यान रखिएगा, उस केस में हम लोग क्रिटिकल सेक्शन लेते हैं कॉन्टिन्यूअस एज पे। क्या लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस एज पे। सो इन द केस ऑफ कॉलम that is located near the free edge of the slab, then the critical section shall be taken on continuous edge only, on continuous edge only। ठीक है ना। और ध्यान रखिए कहाँ लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस एज ओनली। और अगर आपका, ठीक है ना, तो ये क्रिटिकल सेक्शन कहाँ ले रहे हैं, फ्री एज पे। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस एज पे लेंगे एट ए डिस्टेंस d/2। ठीक है ना, दिस इज द फ्री एज। तो अगर यहाँ कॉलम होगा सो विल टेक द क्रिटिकल सेक्शन एट द कॉन्टिन्यूअस एज। सो अगर अब बात करते हैं कि अगर आपका कोई ओपनिंग है, क्या है हमारा बेटा, ये मान लीजिए कि आपका कॉलम ओपनिंग क्या है हमारा, अगर मान लीजिए ये आपका क्या है, ओपनिंग है, और ये ओपनिंग का जो डिस्टेंस है दैट इज विद इन द 10 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब। दिस ओपनिंग इज विद इन द 10 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब। उस केस में जो क्रिटिकल सेक्शन को मॉडिफाई करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन को मॉडिफाई करते हैं, और इस तरह से करते हैं कि ये जो आपका ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग का जो रेडियल प्रोजेक्शंस होगा टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द कॉलम, इस ओपनिंग का जो रेडियल प्रोजेक्शंस होगा टुवार्ड्स द सेंटरवाइड ऑफ द रिएक्शन एरिया, टुवार्ड्स द सेंटरवाइड ऑफ द रिएक्शन एरिया, इसका जो रेडियल प्रोजेक्शंस होगा, ठीक है ना। सो इस ओपनिंग का जो रेडियल प्रोजेक्शंस होगा टुवार्ड्स द सेंट्रल ऑफ, टुवार्ड्स द सेंटरवाइड ऑफ द एरिया, ठीक है ना, उतने एरिया को क्या करेंगे हम लोग क्रिटिकल सेक्शन के में क्या करेंगे, कैलकुलेशन में क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इनअफेक्टिव हो जाता है हमारा। क्लियर है ना। दैट मीन्स व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द पेरिफेरी फॉर डिटरमाइनिंग द क्रिटिकल सेक्शन यू हैव टू नेग्लेक्ट द एरिया, you have to neglect the area that is enclosed by radial projections, that is enclosed by radial projections of the periphery of the openings, periphery of the openings, or we can say that projections of the openings, projections of the openings to the center wide of the reaction area, to the center wide of the reaction area, that area is considered as ineffective in calculating the पेरिफेरी। तो डिटेल्स बस आपको यही जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको आईएस कोड का डाटा याद रखना है। डिटेल्स में उसको पढ़ाने अगर होता है कि कैसे हम लोग माइनस करते हैं, कैसे इनफेक्टिव होता है, वो चीज़ आप अगर आपका फ्लैट स्लैब सिलेबस में रहता या डिटेल्स में तो बताते। वैसे हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है एई जेई में, इसलिए आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा द रिडक्शन कोफिशिएंट of a reinforced concrete column with an effective length of 4.8 मीटर। effective length कितना है, effective length है 4.8 मीटर। ठीक है ना। सो आपका रिडक्शन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1.25 माइनस एल अफेक्टिव अपॉन 48 बी, 1.25 माइनस एल अफेक्टिव अपॉन 48 बी। सो ये क्या आ गया, 1.25 माइनस एल अफेक्टिव की बात करेंगे तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 mm में आ जाएगा हमारा।
और आपका 48b, बी कितना है हमारा 250, और 300 में बी क्या हो जाएगा हमारा 250, डी बी इंटू डी होता है हमारा। इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर 0.85 आएगा, ठीक है ना। डाटा 0 पॉइंट क्या आएगा बेटा हमारा 85 आएगा। अब बात करते हैं हम लोग लैटरल टाइज का। क्या बात करते हैं, लैटरल टाइज, आरसी कॉलम्स आर प्रोवाइडेड टू रेसिस्ट। ध्यान रखिएगा जो लैटरल टाइज होता है बेटा, वो लैटरल टाइज बेसिकली क्या करता है, प्रिवेंट करता है क्या, प्रीमैच्योर बकलिंग, प्रिवेंट प्रीमैच्योर बकलिंग, ठीक है ना, ऑफ इंडिविजुअल बार्स उसको प्रिवेंट करता है। साथ साथ कंक्रीट के कोर में क्या करता है, वो कन्फाइनमेंट प्रोवाइड करता है, कंक्रीट के कोर में कन्फाइनमेंट प्रोवाइड करता है। कन्फाइनमेंट प्रोवाइड करने से आपका डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी प्लस स्ट्रेंथ क्या होता है हमारा, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल बार को लैटरल टाइज क्या करता है हमारा, अपने पोजीशन में रखता है, क्या रखता है, पोजीशन में रखता है कंस्ट्रक्शन के वक्त। और साथ साथ अगर आपका शियर और टॉर्सनल रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, शियर और टॉर्सनल रेसिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो ये लैटरल टाइज उस रेसिस्टेंस को भी प्रोवाइड करता है, उस रेसिस्टेंस को भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, इट्स प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार्स, इट प्रिवेंट्स द बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार्स। क्लियर है ना, तो बेसिकली हम लोग यही बोलेंगे। क्लियर है। सो ऑब्वियसली अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो काइंडली शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोर एंड मोर, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन के लिए हम आपका आएगा सॉइल मैकेनिक्स पे। सो स्टे ट्यून्ड एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।